मैं तो बार बार कहता हूं, अगर बीजेपी कहीं इन्वॉल्व है तो दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। मोदी जी अगर सुन रहे हो और उनमें हिम्मत बची हो, हिम्मत है नहीं, मैं जानता हूं डरपोक आदमी है, अगर हिम्मत बची हो, इतिहास को जानता हूं, लोगों को जानता हूं, और बीजेपी और आरएसएस को जानता हूं, मोदी जी को जानता हूं। लोकतंत्र अगर तबाह हो गया, लोकतंत्र अगर बचे नहीं बचेगा, तो इस देश में किसी भी व्यक्ति के कोई नौका पार लगेगी और किसकी नौका डूबेगी। और बीच बजनाथ में रोटी में सब्जी बेचता था ये एकनाथ शिंदे ही, जो थ्री व्हीलर चलाते थे। थ्री व्हीलर चलाने वाला ये कह रहा है एकनाथ शिंदे कि हिंदुत्व से भटक गए हैं। उसी व्यक्ति ने 2014 में बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ने के लिए शिवसेना की राजनीति में उथल पुथल आई है। एक तरफ एकनाथ शिंदे हैं तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे खड़े हैं। बागी नेता अभी भी सर एकनाथ शिंदे के साथ ही नजर आ रहे हैं। तो क्या लग रहा है, अग्निपथ का जो ये योजना आया था उसको भटकाने की तो कोशिश नहीं की जा रही है कि शिवसेना और ये जो राजनीति है उसमें बदलाव आ रहा है? देखिए, आप अगर मोदी सरकार की, या यूं कहें कि प्रधानमंत्री मोदी की पिछले 8 साल की जो उनकी राजनीतिक रणनीति रहती है, अगर उसको आप देखेंगे तो हमेशा जब कभी भी जनता से जुड़े हुए मुद्दे, जो सीधे सीधे जनता से जुड़े हैं, वो मुद्दे जब सामने आने लगते हैं, लोग उन पर चर्चा करने लगते हैं, चारों तरफ उन पर बातें होने लगती हैं, और वो मुद्दे धीरे 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 बड़े होने लगते हैं और सरकार गिरने लगती है, तभी आपने देखा होगा कोई ना कोई मुद्दा बीच में से लाया जाता है और सारा ध्यान उस तरफ डाइवर्ट कर दिया जाता है। बीजेपी सफल क्यों हो जाती है इसमें? बीजेपी सफल इसलिए हो जाती है क्योंकि उसके पास जो अपना उसका एक आईटी सेल है और जो गोदी मीडिया है, वो सारे के सारे बस 24 घंटे फिर उसी मुद्दे पर लग जाते हैं। तो जो असली मुद्दा है उस मुद्दे से जनता भटक जाती है। ये लगातार होता रहा है। अभी अगर आप देखेंगे ये अग्निपथ योजना, इससे पहले एक मुद्दा बहुत जबरदस्त तरीके से चल रहा था और पूरा देश उसके विरोध में खड़ा हो गया था। देश ही नहीं, दुनिया में भी उस बात को लेकर हलचल मचने लगी थी, और जो भारत सरकार है, बीजेपी सरकार है, वो चारों तरफ से घिरने लगी थी। जैसे आप कह सकते हैं कि पैगंबर मोहम्मद साहब के ऊपर जो एक अभद्र टिप्पणी नुपुर शर्मा ने की थी, उस मामले में दुनिया भर में थू-थू होने लगी, चारों तरफ से घिरने लगे, विशेषकर खाड़ी देशों से। और उसके तुरंत बाद ही अग्निपथ योजना आई, और इस अग्निपथ योजना में जिस तरह से इस देश की जो जवानी है, उस जवानी को नींबू की तरह निचोड़ के फेंक देने का जो षड्यंत्र मोदी सरकार ने किया है, उसको लेकर जैसे नौजवानों में उबाल आया, विरोध हुआ, और कई जगह हिंसक झड़पें हुई, गाड़ियां फूंक दी गई, रेल फूंक दी गई, वो जो सारी चीज आई, उससे सरकार निश्चित रूप से दबाव में आई, अब घबरा गई। इसके बाद ये तुरंत ये मुद्दा जो है, आप देखेंगे कि ये जो महाराष्ट्र का मुद्दा है एकदम उछला, और उसको गोदी मीडिया ने और इस आईटी सेल ने इतना जबरदस्त तरीके से फैलाया कि वो अग्निपथ का मुद्दा अब ऐसा नजर आने लगा कि जैसे वो कोई मुद्दा है नहीं, या जैसे वो दब गया। तो ये बीजेपी की रणनीति है, मोदी सरकार की रणनीति है, इसमें कोई बहुत ज्यादा कहने वाली बात नहीं है। और इससे पहले एक ने कितने ही मुद्दे आए, उस समय भी ये सारी चीजें होती रही हूं, चाहे वो एनआरसी का मुद्दा रहा हो, चाहे वो किसानों का मुद्दा रहा हो, कोई भी ऐसा मुद्दा रहा हो, सरकार जिसमें गिरी, कोई ना कोई मुद्दा लाके उसको डाइवर्ट करने की, उसको डाइल्यूट करने की कोशिश की गई। लेकिन जिस तरह से बागी जितने विधायक है, 16 लोगों को सरकारी पुलिस सुरक्षा मिल गया है, लगातार कहा जा रहा है कि पैसे खरीद फरोख्त भी हो रहा है। सर देखिए, बीजेपी के पास विधायक और सांसद खरीदने के लिए पैसों की कोई कमी नहीं है। जिस तरह से देश को वो लूट रही है, मोदी सरकार जिस तरह से देश को लूट रही है, पैसे की कोई उनके पास सांसद और विधायकों की कमी नहीं। लेकिन यहां उससे कहीं ज्यादा है। जैसे मैं एक न्यूज सुन रहा हूं, नहीं जानते कितनी सही है या गलत है, लेकिन एक न्यूज चल रही है, एक चर्चा चल रही है, एक आंकड़ा दिखाया जा रहा, 3000 करोड़ का एक आंकड़ा दिखाया जा रहा है। सच भी हो सकता है, इसको देख के नहीं लगता कि हाँ भाई ये गलत होगा, क्योंकि अगर आपको ध्यान हो, जब कर्नाटक में एमएलए खरीदे गए थे तो एक एक एमएलए की कीमत 100 करोड़ रुपए लगाई गई थी। और आपको ध्यान होगा कि एक विधायक एक गाड़ी भी लेके आया था, पता नहीं 13 दिन 14 करोड़ की, उसके तुरंत बाद ही। तो उससे सब समझ में आता है कि हाँ वाकई में ये खेल रहा होगा, पैसे का खेल रहा होगा। पर मेरा मानना जो है, इसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट जितना है वो तो अपनी जगह है ही, क्योंकि ये जो इतने विधायक हैं, पहले वहां सूरत में गए, होटल में रहे, 5 स्टार होटल का खर्चा आप सब जानते हैं, करोड़ों रुपए डेली के खर्च हो रहे, तो कौन खर्च कर रहा है? दूसरी बात, वहां से उठ के वो गुवाहाटी चले गए रेडिशन होटल में, वहां भी करोड़ों रुपए का डेली का खर्चा है, तो कौन कर रहा है इसे? कौन है इसके पीछे? क्या ये सवाल नहीं है? इस समय जब जिस समय देश में करोड़ों लोग भूख से मर रहे हैं, जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है और बहुत बुरी हालत में लोग जी रहे हैं, उस समय सिर्फ इन विधायकों के इधर उधर जाने और प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन से जा रहे हैं, जिसका किराया एक व्यक्ति का 20 लाख रुपए है,
20 लाख रुपए उसका किराया है एक व्यक्ति का, तो कैसे जा रहे हैं भाई, कैसे आ रहे हैं? आगे होने का कारण अहम ये है कि उद्धव ठाकरे हिंदुत्व की लाइन से भटक गए थे। नहीं, ऐसे लोग शिंदे के साथ में हिंदुत्व के साथ एकजुट हो गए हैं। देखिए, जो व्यक्ति ये कह रहा है एकनाथ शिंदे कि हिंदुत्व से भटक गए हैं, उसी व्यक्ति ने 2014 में बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ने के लिए रात दिन एक कर दिए थे। तब क्या हिंदुत्व से नहीं भटके थे वो? ये हिंदुत्व का नारा जो बाकी अपने जो कर्म हैं उनको छुपाने के लिए लिया जाता है। जो एकनाथ शिंदे हैं वो क्यों कर रहे हैं? कोई बहुत ज्यादा खुशी नहीं है क्या? ईडी पीछे लगी है। एकनाथ शिंदे के पैसे का जो कारोबार, जो काला धंधा है, उसका जो काला धन है जिसको वो संभालते हैं, उसको ईडी का नोटिस जा चुका है। और इसीलिए लेटर लिखा गया, जो न्यूज आ रही है कि एकनाथ शिंदे ने लेटर लिखा कि भाई बीजेपी के साथ में जो है मिलकर सरकार बनाओ। और एक उनके प्रताप और कुछ है, एक विधायक हैं, उनको भी 175 करोड़ रुपए के उसमें जो है उनको भी ईडी का नोटिस गया है। संख्या इस बार इतना थोड़ी हो जाएगा सर। कितना? एक पे दो पे दबाव के चक्कर में हो जाएगा। इतना 45 नहीं, मैं एक बहुत सिद्धांत है बहुत बढ़िया जीने का, एक जिंदगी में जो है लोगों को डराने का या काबू में करने का, कि जो अपने आप को सबसे मजबूत समझता हो पहले उसी को दबोचो आप, तो जो कमजोर होंगे वो तो वैसे ही अपने आप डर के आ जाएंगे। और अभी पता नहीं है, क्योंकि जितने भी ये लोग हैं, औसतन इनकी जो संपत्ति बताई जा रही है वो 22 करोड़ बताई जा रही है। और इनमें कौन लोग हैं? कोई ठेली पे सब्जी बेचता था, ये एकनाथ शिंदे ही जो 3 व्हीलर चलाते थे। 3 व्हीलर चलाने वाला आदमी आनंद दिघे का ड्राइवर बना, उन्होंने कॉर्पोरेट बनवाया, फिर एमएलए बनवाया, फिर मंत्री बन गया, और आज हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति कैसे हो जाती है भाई? बेटा उनका सांसद है। तो ये जो चीजें हैं, बहुत सी चीजें हमें पता नहीं, लेकिन औसतन अगर विधायक की जो जितने भी लोग हैं इनकी संपत्ति 22 करोड़ है, तो ये तो पक्की बात है। मेहनत तो आप भी सारे कर रहे हो, रात दिन भागते दौड़ते हो इधर से उधर। तुम पे कितने करोड़ रुपए हैं? तुम पे तो लाख भी नहीं होंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। सो इन पे करोड़ों रुपए की संपत्ति कहां से आ जाती है? सो ईडी का डर दिखा के निश्चित रूप से इसमें बहुत बड़ा खेल बीजेपी के द्वारा ये ईडी के माध्यम से इन सबको काबू में लिया गया है। एक तो ये बड़ा खेल चल रहा है, पैसा भी हो सकता है भाई, जिनको ईडी नहीं है तो उनको पैसे डाल दो, क्या दिक्कत है? जिसको बिकना ही है। बीजेपी की संस्था थोड़ी है, तो स्वतंत्र है। कौन स्वतंत्र है? आरोप लगा रहे हैं। कौन स्वतंत्र है? ईडी, सीबीआई। यूं तो इलेक्शन कमीशन भी स्वतंत्र है, और मैं खुल के आरोप लगा रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन गुलामी कर रहा है। इलेक्शन कमीशन जो है, जैसे प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं, जैसे पीएम कहता है, वैसा सारा इलेक्शन काम कर रहा। किसकी बात कर रहे हो आप? सो स्वतंत्र कौन है इस देश में? जब न्यायपालिका पर यानी जुडिशरी पे अगर सवालिया निशान खड़े होने लगे हैं, तब किसकी स्वतंत्रता की बात करोगे आप? स्वतंत्र तो सीबीआई भी है, लेकिन क्या काम करती है आपको जानते हो? आप तो मेरे से बेहतर जानते हो, पत्रकार हो, कितने लोगों को बात करते हो, कितने को इंटरव्यू लेते हो, कितने सारे जो घटनाएं होती है उनको कवर करते हो आप। तो सीबीआई भी स्वतंत्र है, इसके साथ साथ जो आपकी वो है इनकम टैक्स, वो भी स्वतंत्र है, लेकिन सब 100% इसमें मैं क्या कह रहा हूं, दुनिया कह रही है भाई। जो महाराष्ट्र के बड़े बड़े जो पत्रकार हैं, इस देश के जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, वो सारे के सारे इस बात को कह रहे हैं कि बीजेपी द्वारा सरकार का, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है, ईडी वगैरह संस्थाओं का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं एक सवाल पूछता हूं, अब तो सारे के सारे जो विधायक जिनके खिलाफ ईडी आरोप लगा रही है, सारे के सारे एक ही जगह है ना, जाके इन्वेस्टिगेशन करें, जाके अरेस्ट करें, क्यों नहीं करती भाई? असम में बैठे हैं, गुवाहाटी में रेडिसन होटल में, सबको मालूम है ईडी के पास पैसे भी कोई कमी नहीं है। हवाई जहाज पकड़ो, वहां पहुंच जाओ, घुस जाओ, रोक लो भाई, सब यहीं के यहीं रहेंगे जब तक हम इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं कर लेंगे। कोई नहीं क्यों नहीं जा रहे? किसने रोका है? तो ये सारी चीजें आपको सबको मालूम है। क्या लगता है सर, उद्धव ठाकरे की नौका पार लग जाएगी? नहीं, मुझे पता नहीं किसकी नौका पार लगेगी और किसकी नौका डूबेगी, और बीच बजनाद में डूब, मुझे नहीं पता, ना आपको पता। ये तो आने वाला समय बताएगा, सब देखते हैं क्या कहानी कैसे चली। लेकिन एक बात जरूर है कि देश के लोकतंत्र के लिए इस तरह की जो सारी चीजें चल रही हैं वो बहुत भयानक खतरा है। और लोकतंत्र अगर तबाह हो गया, लोकतंत्र अगर नहीं बचेगा, तो इस देश में किसी भी व्यक्ति के कोई मूल अधिकार या किसी भी तरह के अधिकार नहीं बचेंगे, और आखिर में उसका असर पड़ना जनता पर है। जनता ही तबाह होगी, वही बर्बाद होगी। नेशनल रिपोर्ट कैसे मैनेज की जाती है, एक बहुत पुराना उदाहरण आपको बताता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं, मैं जानता हूं ना, मैं इतिहास को जानता हूं, लोगों को जानता हूं, और बीजेपी और आरएसएस को जानता हूं, मोदी जी को जानता हूं, इसलिए मैं नहीं मानता। ये सारी चीजें सबके सामने। दूसरी बात, मैं एक आपको बताऊंगा इंटरनेशनल लेवल पे न्यूज कैसे मैनेज होती हैं। आप पढ़ना कभी यूरोप का इतिहास पढ़ना आप, और यूरोप के इतिहास में सन 1931-32 में एक निशस्त्रीकरण सम्मेलन हुआ था, यानी कि दुनिया में हथियारों की होड़ बंद होनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। पता है उसको मैनेज करने के लिए जो हथियार विक्रेता थे, वो देश, और जो हथियार विक्रेता जो कंपनियां थी, उन लोगों ने रिश्वत देकर उस सम्मेलन को, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उस सम्मेलन को फेल करवाया था। मैनेज इस लेवल पे होते हैं। तो किसी को अगर बढ़िया कहना हो, किसी की किताब छप रही, वासु कहते यार तू हमारे विषय में जरा बढ़िया से कहते, क्या फर्क पड़ता? इस मामले में कोई दिक्कत वाली बात है। लेकिन सर आपको इंटरनेशनल रिपोर्ट पर भी भरोसा नहीं है, भारतीय जो यहाँ के लोग हैं आप वो उन्हें लोकप्रिय कहते हैं, आपको उस बात पर भी भरोसा नहीं है? मैं दावे के साथ कहता हूं, और मेरी बात को लिख लो, और मोदी जी अगर सुन रहे हो और उनमें हिम्मत बची हो, हिम्मत है नहीं, मैं जानता हूं डरपोक आदमी है,
अगर हिम्मत बची हो, नैतिकता बची हो, इस देश में एक सर्वे करा लें इंडिपेंडेंट, एक जनमत संग्रह करा लें, उसके माध्यम से, बैलेट पेपर के माध्यम से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं दावे के साथ करूं 2% से ज्यादा लोग मोदी जी को पसंद नहीं करते। 2%। आप तो कह रहे हो जीत के आते हैं, 2% लोग उन्हें पसंद नहीं करते। कैसे पसंद करेंगे? जब लोग डूब रहे हो बाढ़ में, जब लोग भूख से मर रहे हो, तब वो आदमी एक सुरंग का उद्घाटन करके, दिल्ली में जो नई सुरंग बनी है वह कागज ढूंढ रहा, बोतल ढूंढ रहा, वो आदमी देश का प्रधानमंत्री। मैं इससे बड़ी नौटंकी और क्या हो सकती है? अभी आपने नहीं देखा किसकी यात्रा? मोदी जी विदेश यात्रा। अरे विदेश यात्रा करो भैया, वो तो उनके हाथ में वो हवाई जहाज इसलिए तो मंगाया 8,500 करोड़ का, वो इसीलिए तो मंगाया भाई, मौज मस्ती के लिए। आप विदेश जाओ, देश में जाओ, कहीं जाओ, सरकार आपके हाथ में है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, विरोध करने वाला नहीं है। जितना चाहो होगी ना, विदेश नीति स्ट्रांग होगी, इससे विदेश जा रहे हैं। जीरो। भारत की विदेश नीति प्रधानमंत्री मोदी के काल में, 8 साल के काल में जीरो, बल्कि माइनस में चली गई। जीरो भी अगर होती तो उस समय कम से कम इतना होता कि जो हमारे आसपास के देश हैं वो तो उस स्थिति में रहते जो प्रधानमंत्री मोदी के आने से पहले थे, यानी हमारे साथ होते। आज कौन है हमारे साथ में? आज सबसे रिश्ते हमारे खराब हो गए, सारे के सारे हमसे दूर होते चले जा रहे हैं, और चाइना के और हमारे जो विरोधी हैं उनके करीब होते जा रहे हैं। तो कहां की विदेश नीति है भाई? विदेश नीति तब मैं मानता जो वो बनाया ना, कलपुर्जों का शेर बनाया, कलपुर्जों का शेर बनाया ना, मेक इन इंडिया। उस मेक इन इंडिया के बाद में अगर इस देश में इन्वेस्टमेंट आता, इस देश में विदेशी लोग इन्वेस्टमेंट करके फैक्ट्रियां लगाते, अब तो जबकि उस समय भी जबकि 100% जो एफडीआई खोल दिया गया, डिफेंस के क्षेत्र में 100% खोल दिया ना, और उस सब के बावजूद भी यहां से आपको मालूम है पिछले तकरीबन आप मानिए अक्टूबर से, पिछले अक्टूबर से जो अब रिपोर्ट आ रही है, 2 लाख करोड़ से ज्यादा विदेशी इन्वेस्टर जो हैं उन्होंने शेयर मार्केट से अपना पैसा निकाल लिया। 2 लाख करोड़ से ज्यादा है, आप समझ रहे हैं? तो कहां आप कह रहे हैं कि विदेशी नीति बढ़िया है आपकी? सर आपने अभी ईडी पे सवाल उठाया, बीजेपी पे सवाल उठाया, लेकिन शिवसेना का एक नेता है रावत करके खुलेआम धमकी दे रहा है बागी विधायक को कि कब तक रहोगे गुवाहाटी में, कभी तो आओगे चौपाटी में। भैया धमकी है सर। भैया ऐसा है, कानून अपना काम करे, कानून को किसने रोका है? अगर कोई इस तरह की धमकी दे रहा है या कुछ भी कर रहा है तो कानून को काम करना चाहिए। नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो घाल मेले, किसने रोका? जब आप बेगुनाह लोगों को झूठी एफआईआर में बंद कर सकते हो और ऐसा कुछ नजर आ रहा है तो करो ना उसके खिलाफ कार्रवाई, कौन रोक रहा? आप नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं दाल में काला है। पर मुझे तो लगता है दाल में काला नहीं, मैं तो बार बार कहता हूं, अगर बीजेपी कहीं इन्वॉल्व है तो दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है।